नमस्कार सभी का स्वागत चैनल पर। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही सवाल कीजिएगा। पहले ही बोल देता हूं आपसे, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा सवाल कर देते हैं जिसका जवाब वीडियो में ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन आपकी कमी ये है कि वीडियो देखते नहीं हैं पूरा, सवाल कर देते हैं पूरा। तो यही उम्मीद करता हूं वीडियो पूरा देखेंगे। लाइक डिसलाइक जो करना है करिए, लेकिन वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद सवाल को कर लीजिएगा। बात है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की 21 अगस्त 2021 को होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जिसको लेकर आए हैं आपके सैकड़ों सवाल। जी हाँ, सैकड़ों सवाल आए हैं पिछले 3 हफ्तों से। सभी को तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो भी सवाल लगे बहुत ज़रूरी है उसकी कर लेते हैं बातचीत। लगभग 19वां वीडियो है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को लेकर। पिछले 1.5 सालों में बना रहा हूं, लगातार आप देख रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको सवालों को ले लेते हैं, फिर कुछ क्वेरीज की बात कर लेंगे। सबसे पहला एक सवाल आया कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, हम उसको किससे दें? फोन से दें, कंप्यूटर से दें या लैपटॉप से दें? दिमाग में डाल लीजिए, कहीं लिख लीजिए। मोबाइल फ़ोन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप नहीं दे सकते हैं। एग्ज़ाम आपको डेस्कटॉप से या लैपटॉप से देना होगा, और डेस्कटॉप से आप तभी दे सकते हैं जब आपके डेस्कटॉप में कंप्यूटर यानी कि वेब कैम अलग से इनबिल्ड होगा और माइक की सुविधा होगी। तो यानी कि आपके पास यदि माइक की और वेब कैम की सुविधा है लैपटॉप डेस्कटॉप में, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक सवाल और आया था कि हमको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। तो देखिए, आपको एक ईमेल आया होगा एंट्रेंस से पहले। उस ईमेल में 2 या 3 पीडीएफ फाइल दी गई होंगी। उन पीडीएफ फाइल को ओपन करिए, पढ़िए, समझिए। उसके अंदर आप अपनी विंडो में, चाहे विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 8.1 है, विंडो 8 है, विंडो ब्लैक है, उसमें आप हिंदी टाइपिंग के फॉन्ट की व्यवस्था या सेटिंग कैसे कर सकते हैं उसको आप पूरा डिटेल से समझाया गया है। उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि नहीं आया है मेल तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको लेकर भी एक वीडियो बनाया है डिटेल में, स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ, कि अपने सिस्टम में आप विंडो में सेटिंग कैसे कर पाएंगे कि आपको हिंदी टाइपिंग की दिक्कत ना हो। उस वीडियो का हेल्प ले लीजिए। एक सवाल और आया था कि सर हमको हिंदी टाइपिंग करना नहीं आता है, तब हम एग्जाम कैसे देंगे? उसका भी समाधान सुन लीजिए। जिस प्रकार से हम रोमन में आप किसी को मैसेज लिखते हैं, जैसे कि आपको लिखना है क्या, तो आप हिंदी में लिखते हैं आधा का या आ की मात्रा क्या। लेकिन इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे वाई, लेकिन आपको तो टाइप करना नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे? KYA क्या। इसको लिखेंगे। आपको लिखना है कल तो लिखेंगे KAL कल। तो इस प्रकार की भाषा में भी, यानी कि जिस प्रकार से हम व्हाट्सएप से, टेक्स्ट मैसेज से, SMS से किसी को मैसेज करते हैं, बातचीत करते हैं, इस माध्यम में भी आप अपने सवालों के जवाब को दे सकते हैं यदि हिंदी टाइपिंग करने में या इंग्लिश टाइपिंग करने में आपको दिक्कत होती है। वैसे एग्जाम से पहले आपको सेटिंग के ऑप्शन कर लेने हैं अपने विंडो में, और सेटिंग के ऑप्शन कर लेने के बाद वह आपके सिस्टम में अप्लाई हो रही है या नहीं, इसको भी आपको एग्जाम से पहले खुद ही चेक कर लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जहां से भी आप एग्जाम देंगे, बैकग्राउंड का ध्यान रखिएगा, आसपास के माहौल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम देते वक्त आपके सिस्टम के कैमरे में आपके अलावा किसी और की तस्वीर दिखाई देती है, तो आपका एग्जाम उसी समय कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको अपने आप आपका लॉग आउट हो जाएगा। दूसरी चीज, आपके माइक में यदि किसी और की आवाज सुनाई देती है तो भी आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और दोबारा अगले 1 साल तक आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत सीरियसली बातें हैं, बहुत ही हल्के में कह रहा हूं, आपको हल्के से समझना है, हल्के से समझिएगा। सीरियसनेस से समझना तो सीरियसनेस से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगली चीज, एक सवाल और आया कि सर जो हमको लिंक दिया गया है या जो लिंक दिया जाएगा वह कितने समय या कितने मिनट पहले ओपन हो जाएगा? इस चीज को समझ लीजिए। एग्जाम आपका 21 अगस्त को सुबह 9 से 11 के बीच में है। और एक सवाल याद आ गया, इससे पहले बता देता हूं कि 14 अगस्त को और 13 अगस्त को कुछ बच्चों के एग्जाम हुए थे ऑफलाइन माध्यम से। जिन बच्चों के एग्जाम ऑफलाइन हुए थे उनका रिजल्ट भी अलग आएगा, और जिनका एग्जाम ऑनलाइन हुआ है उनका रिजल्ट अलग डेट पर आएगा। तो सवाल ये मत कीजिएगा कि हमने 14 अगस्त को एग्जाम दिया था, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया है, या फिर जिनका एग्जाम 21 अगस्त को, यानी कि जैसे जैसे एग्जाम होते हैं वैसे वैसे रिजल्ट आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी एग्जाम एक डेट पर नहीं होते हैं और सभी कैंडिडेट का रिजल्ट भी एक डेट पर नहीं आता है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। अगली चीज, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सवाल कैसे आएंगे, सिलेबस क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, ठीक। तो सब कुछ रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जो नया हुआ है उसकी बात हम जरूर करेंगे। आपने हिंदी से भरा है पेपर, तो व्याकरण को पढ़िएगा, लिटरेचर को पढ़िएगा, और ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस फाउंडेशन के लिए आपने अप्लाई किया है ये ना ही कोई सरकारी है, ना ही प्राइवेट है, ना ही सेंट्रल का है।
ये ना स्कूल है ना कॉलेज है, एक अपने तरीके का अलग फाउंडेशन है। आप अगर ये सोचकर फॉर्म भर रहे हैं कि टीचिंग की जॉब है, रिसोर्स पर्सन की जॉब है, एक शैक्षणिक संस्थान में जाएंगे, 6 से 8 घंटे काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सीखेंगे, घर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की जॉब यदि सोच कर बैठे हैं, एंट्रेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, तो बेशक चाहे एंट्रेंस मत दीजिए या इंटरव्यू से आपको छोड़कर चले जाइए। बहुत अलग टाइप की फाउंडेशन की जॉब है। इस बात को मैंने कई बार बताया है, कई दसियों वीडियो में बताया, लेकिन वही है कि आपको यदि समझ में नहीं आती तो सवाल क्यों नहीं करते हैं। और जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है फिर आप संस्थान को दोष दे देते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक अलग तरीके का फाउंडेशन, इसीलिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में कैसे पढ़ाई होती है, किस प्रकार की पढ़ाई होती है, टीचर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और किसको पढ़ाते हैं, किस स्थान पर जाकर पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, किस स्थान पर पढ़ाते हैं। यदि इन चारों चीज़ों की बारीकियों की समझ नहीं है आपको तो बेशक आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर ले, इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। एक मित्र का सवाल आया था कि ऐसा लगता है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का इंटरव्यू पीसीएस के लेवल का है, यूपीएससी के लेवल का। बिल्कुल है, क्योंकि आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण करने के लिए आपकी पूर्ण रूप से परीक्षाएं होंगी, क्योंकि सोने में से कुंदन भी निकाला जाता है और पहाड़ों में के कोयले में से हीरा भी निकलता है। तो आप में से जो हीरे से बेस्ट हैं वही चुने जाएंगे और इसीलिए इस प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया गया है कि आलतू फालतू काम चलाऊ सोर्स वाले रटने वाले व्यक्तियों का चयन ना हो जाए गलती से भी, क्योंकि आपको पीढ़ी का निर्माण करना है और आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास में अपना योगदान देना है। इसीलिए आपकी योग्यताओं को जांचने के लिए इस प्रकार की कड़ी प्रक्रिया का सहारा लिया गया है। इस सवालों के जवाब थे। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वह डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे, एस्से टाइप भी आएंगे, जो नया फॉर्मेट आया है। ठीक है, जो लास्ट एग्जाम हुआ था 11 जुलाई को, शायद 11 या 14 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसके अंदर बच्चों से डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछे गए थे, एमसीक्यू सवाल नहीं आए थे। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पेपर का क्राइटेरिया वही इसमें आएगा, चेंज हो सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। डिस्क्रिप्टिव यानी कि एस्से टाइप बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए भी तैयार रहिएगा, लेकिन आपको ऑप्शन रहेंगे। हो सकता है 10 क्वेश्चन आए तो 6 करने पड़े, या फिर हो सकता है 8 क्वेश्चन आए तो 4 या 5 करने पड़े। जितने भी क्वेश्चन करने के लिए आएंगे करिएगा, क्वेश्चन को छोड़कर मत आइएगा। और रही बात नेगेटिव मार्किंग की, क्योंकि एमसीक्यू तो होगा नहीं तो नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको लिखना है 300 से लेकर 500 वर्ड में लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेन और पेपर पर एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा और एग्जाम देने के लिए कहीं जाना नहीं है, ये भी आप जानते हैं। आप अपने घर से कैफे से बैठकर एग्जाम दे सकते हैं। आसपास के माहौल का ध्यान रखिएगा, इंटरनेट डेटा का कनेक्शन का ध्यान रखिएगा, लाइट का ध्यान रखिएगा। अगर लाइट चली जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में पेपर दोबारा होगा नहीं होगा। वैसे बहुत से बच्चों का हुआ है दोबारा पेपर, जिनका डिस्कनेक्ट हो गया है, लाइट चली गई, लेकिन यही बात इस बार में लागू होगी मैं ये नहीं कह सकता हूं। लेकिन लास्ट टाइम में बच्चों का हुआ था जो एग्जाम 11 जुलाई को नहीं दे पाए, डिस्कनेक्ट हो गया, उन बच्चों का एग्जाम 14 अगस्त को लिया गया था। लेकिन आपके साथ भी ये बात लागू हो इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन यदि ऐसा होता है कि आपका एग्जाम बीच में छूट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, डेटा डिस्कनेक्ट हो जाता है या आपका सर्वर फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप एग्जाम खत्म होने के बाद उसी दिन कल की डेट में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को जिस ईमेल आईडी से आपको एडमिट कार्ड के बारे में, एंट्रेंस के बारे में सूचना आई थी, वहां मेल करिएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। और हाँ, यदि आपका डिस्कनेक्ट होता है, डेटा का चला जाता है लाइट से, तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा उस समय का। तो उस स्क्रीनशॉट को अटैच करके ईमेल में भेज दीजिएगा कि हमारा एग्जाम छूट गया है, किस कारण से छूट गया, तब उस कंडीशन में नेक्स्ट डेट आपको दे दी जाएगी, एग्जाम आपका जब कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव सवाल हैं तो मतलब अपने सवालों के जवाब को दार्शनिक, फिलॉसफिकल और सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा। जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं किसी गांव के स्कूल में, और गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बहुसंख्यक बच्चों की आबादी है मुस्लिम या हिंदू या सिख हैं, तो वहां आप अल्पसंख्यक बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, इस प्रकार को एक्सप्लेन कीजिए। यदि आप किसी जनजातीय क्षेत्र के समाज में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम होता है, तो ऐसे समाज के बच्चों के परिवारों के शैक्षणिक स्तर को और उनकी थिंकिंग को कैसे आप सामान्य स्तर पर ला सकते हैं
और मास स्तर पर ला सकते हैं, उसको लेकर आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकती हैं, इसको लेकर आपको अपने जवाब को एक्सप्लेन करना होगा। कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, मान लीजिए आप सामान्य बच्चों को पढ़ा रहे हो, सामान्य बच्चों के बीच में कोई असामान्य बच्चा है शारीरिक रूप से, जिसे हम विकलांग बोल सकते हैं। मोदी जी ने नाम दे दिया दिव्यांग, मैं तो उससे सहमत नहीं हूं, आप कितना है कमेंट करके बताइएगा। तो यानी कि आप जो विशेष कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, इस प्रकार के बच्चों को आप सामान्य कक्षाओं के बच्चों के बीच में किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, इस प्रकार के सवाल जवाब भी पूछे गए हैं लास्ट टाइम में, तो इस प्रकार के सवालों को भी तैयार करिएगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से और राजनैतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी अपने सवालों के जवाबों को तैयार रखिएगा। जैसे कि इस देश में या भारत में हर राज्य का अपना अपना शिक्षा बोर्ड है, ठीक, और सीबीएसई तो सबसे बड़ा आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी की तरफ से। तो इन प्रकार के बोर्ड्स के पढ़ाई के स्तर में और स्टेट बोर्ड की पढ़ाई के स्तर में क्या आपको समानताएं या भिन्नताएं दिखती हैं और कौन सा बोर्ड अच्छा है, इस प्रकार के सवाल भी आएंगे। जो बच्चे आर्ट के हैं, कला के हैं, तो उनसे सवाल किस तरह के पूछे गए थे कि आप कला को किस प्रकार से एक मैथमेटिक्स के बच्चे को समझाएंगे, यानी कि आप कला का प्रयोग करते हुए किस प्रकार बच्चों को साइंस सिखाएंगे, आप किस प्रकार से चित्रकला का या फिर चित्रकला के साथ साथ जो प्रतिबिंब कला होती है, बिंब कला होती है उसका, या संगीत कला होती है, इन सब का प्रयोग आप अपने विषय को समझाने के लिए जो पढ़ाने के लिए दिया जाएगा उसको कैसे यूज करेंगे, आपकी क्या टेक्निक्स रहेंगी, क्या टूल्स रहेंगे और क्या आपके डायमेंशन रहेंगे। और आज के समय में आपका ये विषय, आप जैसे कि कला पढ़ाएंगे, चित्रकला पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर आप किसी प्रकार का म्यूजिक पढ़ाएंगे, किसी प्रकार का आप सिंगिंग पढ़ाएंगे, कला के कई डायमेंशन होते हैं। तो आप यदि किसी को मुगल काल पढ़ा रहे हैं, मध्यकालीन भारत का मुगल पढ़ा रहे हैं इतिहास के बच्चों को, तो आप इतिहास के उस सब्जेक्ट को कला के गठजोड़ से कैसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इस प्रकार की टेक्निक टूल्स का एक्सप्लेनेशन आपको अपने सवालों में करना होगा। यदि हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो आप व्याकरण से बच्चे बहुत भागते हैं, बहुत दूर भागते हैं व्याकरण को समझने में, सीखने में, और शिक्षकों की भी बहुत कमियां हैं इस देश में जो व्याकरण बच्चों को समझ आ पाएं, क्योंकि भाषा के नष्ट होने के साथ ही आपकी संस्कृति और सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए भाषाओं को जीवित रखना, उसको सुरक्षित और संरक्षित रखना हर किसी का दायित्व है। इसीलिए भाषा के संरक्षण और व्याकरण को लेकर भी कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, खासकर हिंदी के बच्चों से, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और फेमस साहित्यकार, फेमस इतिहासकार, फेमस उपन्यासकार जिनकी कोई रचना यदि फेमस हुई है या कोई रचना उनकी विवादित रही है, जैसे कि पद्मावत जैसे रचना हो गई, ठीक है, और मैत्री पुष्पा की कई रचनाएं विवादित रहती हैं हमेशा की तरह, ठीक है, या कई वर्तमान में कई कविताएं विवादित रहती हैं, या फिर कई राज्य के बोर्ड के पाठ्यक्रम भी विवादित रहते हैं, कुछ कविताएं विवादित रहती हैं, जैसे कि सीबीएसई की क्लास फर्स्ट की कविता में एक लड़की का जिक्र है, उस कविता की भाषा और शैली को लेकर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। तो इस प्रकार का करंट इशू भी आपको मालूम होने चाहिए कि पाठ्यक्रम का जो करिकुलम है किस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, बच्चों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास हो सके। इसके लिए साहित्य, साहित्यकार और भाषा किस प्रकार से योगदान दे सकती है, इस प्रकार के सवाल जवाब भी हो सकते हैं यदि आप प्रशासन से पबैठ से हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपने अप्लाई किया होगा तो बहुत से विषय नहीं मिले होंगे आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिला होगा, आपको सोशोलॉजी नहीं मिला, आपको हिस्ट्री नहीं, सोशोलॉजी पबैड नहीं मिला होगा, ठीक है। यानी कि बहुत सारे विषय होते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल हिस्ट्री होते हैं, लेकिन यहाँ आपको हिस्ट्री मिला होगा, आपको इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, ये नहीं आपको पॉलिटिकल साइंस मिला। तो ऐसे गिने चुने सब्जेक्ट होते हैं। तो आपने जिस विषय से यूजी और पीजी किया है उसी विषय की नॉलेज के अकॉर्डिंग पूछे गए सवालों के जवाब को दीजिएगा और अपने सवाल का एक दृष्टिकोण जरूर रखिएगा। और जो भी सवाल का जवाब आप देंगे उस सवाल के जवाब का स्क्रीनशॉट या फोटो जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू तक यदि आप जाते हैं तो इन सवालों के जवाब की आपको वहां जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि हमने आपसे एग्जाम में एक सवाल किया था, उसका आपने ये जवाब दिया, तब आपसे पूछा जाएगा आपने उस सवाल का उस तरीके का जवाब क्यों दिया, एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन यदि आपके पास अपने उस सवाल की फोटोकॉपी या स्क्रीनशॉट नहीं रहेगी तब आपको अपने जवाब का स्मरण नहीं रहेगा, और उस कंडीशन में आपका लिखा गया जवाब कुछ और होगा और इंटरव्यू में दिए गए सवाल का जवाब कुछ और होगा। मिसमैच होने पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी भी संभावनाएं देखने को मिली हैं। और जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बकवास की जो भी बताया और आपने जो भी अंधभक्तों की तरह सुना, क्योंकि आप सुनते बहुत हैं, सवाल कम करते हैं,
और सवाल वही व्यक्ति करता है जो अच्छे से सुनता है और समझता है चीज़ों को और जिसको कुछ सीखने की इच्छा होती है। इसलिए सवाल करना सीखिए, हर किसी से करना सीखिए। सवाल लिखना नहीं आता है तो सवाल को मुख से पूछकर सीखिए। सवाल को लिखना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, किसी तीसरे पर्सन, सेकंड पर्सन के माध्यम से पूछिए, क्योंकि मन की जिज्ञासाएं, मन की मनोवैज्ञानिकता का द्वंद्व ही आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रस्त कर सकता है। और चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में इस तरीके के सवाल भी पूछे जाएंगे। एक मैसेज भी है और एक एरिया ऑफ क्वेश्चन का मैंने आपको फील्ड भी बताया। चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल एजुकेशन के सवाल भी पूछे जाते हैं यदि आपने स्कूल टीचर के लिए अप्लाई किया है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद कोई मन में सवाल खटका, क्योंकि आपके पास लगभग 12 घंटे से भी कम का समय है, मैं यही कहूँगा एग्जाम के लिए। वैसे तो 9 बजे एग्जाम है और घड़ी में बज रहे हैं इस समय 7 से 8 और लगभग 12 घंटे का समय है। तैयारी कीजिए अपनी और कोई सवाल होगा। और हाँ, एंट्रेंस देने के बाद हो सकता है तो मुझे मेल करिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आने वाले बच्चों के लिए मैं कुछ नया और बता सकूं। क्योंकि जो भी बातें मैंने अब तक आपको बताई ना, क्योंकि मैं तो अप्लाई करता नहीं हूं, ना मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, आप लोग जो मुझे ईमेल से, फ़ोन से, व्हाट्सएप से बताते हैं उन्हीं के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम देने के बाद यदि कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है फ़ोन से, ईमेल से, तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सितंबर और अगस्त में फिर से होने वाली हैं परीक्षाएं। उसको लेकर नया कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। और यदि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे उनके लिए फिर से मौका कब मिलेगा, कब से फॉर्म भर सकते हैं, उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से आपने अपने जीवन का बहुमूल्य 15 से 16 मिनट दिया, बहुत बहुत आपको सलाम है, धन्यवाद है। और कल के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 20 अगस्त का दिन है और मुहर्रम का दिन है। मुहर्रम का दिन त्योहार और अपना अनुसार मनाइएगा, सहजता से, शांति से, सौम्यता से, वसुदेव कुटुंबकम का पालन करते हुए, और फिजिकल दूरी बनाए रखिएगा, सरकारी नीतियों का और मेडिकल सुविधाओं का पालन करते हुए, कि आपके किसी पर्व से, किसी कार्यक्रम से, किसी तैयारी से किसी को तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि यदि आपको आर्टिकल 19 मिला है तो आपको आर्टिकल 39 भी, आर्टिकल 29 भी मिला गया है। क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी समझदार हैं, बहुमूल्य हैं और देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर।